इनके जितने भी इकदाम हैं, क्या इससे अमेरिका फर्स्ट झलकता नजर आ रहा है आपको? मेरा नहीं ख्याल। ये पूरा ये ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मोगा, ये उसने जो स्लोगन किया है, इससे मेरा नहीं ख्याल अमेरिका ग्रेट होगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका की ग्रेटनेस दो चीज़ों में थी। एक थी उसकी मिलिट्री पावर, ठीक, और मिलिट्री पावर के साथ उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, ठीक, क्योंकि डॉलर जो था वो इसीलिए स्ट्रांग था बिकॉज उस मिलिट्री पावर के जरिए उसको इम्पोज किया गया था। अच्छा, एक तरफ। दूसरी तरफ ये थी कि अमेरिका कोट अन कोट कहता था वी आर द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो जो सारी जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म की जो एम्बिशंस थी सारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका वाज द गार्डियन, और उस गार्डियन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी, जैसी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन, बहुत सी इंटरनेशनल, और UN फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा सपोर्टर ऑफ ऑल दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे आप वो कहते हैं न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उसका डिफेंस तो अमेरिका करता था। अब अगर अमेरिका ने उधर से पीछे हट जाना है तो एक किस्म की आइसोलेशन में जा रहा है अमेरिका, और बाकी जो दुनिया है जो कि डिपेंडेंट है ऑन अमेरिका, उनका क्या होगा? जैसे मैंने कहा, यूरोप से लेके कोई मुल्क नहीं है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इन वन वे और द अदर, वेस्टर्न कंट्रीज में से, और इवन सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर उसने अपना हाथ उठा लिया तो फिर ये इनका क्या होगा? तो एक किस्म का नया केओस ना इमर्ज कर जाए इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर से रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर, नॉन रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर ना बन जाए। एंड तो अभी इब्तदा है, पता नहीं कितनी चीज़ें ये करेगा, या कितनी धमकी है और डील्स करेगा, या एक्चुअली यूनिलैटरली पुल आउट कर लेगा, वी डोंट नो। बट क्योंकि वो बड़ा ट्रांजैक्शनल बंदा है, हर बात उसके लिए डील होती है, हर बात वो डील करता है, तो कुछ लेन देन हो जाए तो ख़त्म हो बात। तो अगर तो उसने लेन देन वाली बात की और लोगों ने कहा चलो जी ठीक है मुकमुका करो, तो फिर तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ चल सकता है। मगर अगर लोगों ने रेजिस्ट किया और इसने कहा नहीं मेरी डील एक्सेप्ट करो नहीं तो मैं नहीं करता, जिसे डील नहीं कहा जा सकता, किसी वन साइडेड यूनिलैटरल किस्म की यूनिलैटरलिज्म कहा जा सकता, तो फिर क्या होगा? तो अभी भी इट्स वेरी अनक्लियर कि कितनी बातें इसने ड्रामा के लिए की हैं, धमकी के लिए की हैं, इसकी एम्स ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो ये कह रहा है या उससे कम है, और ये ज़्यादा पुश कर रहा है ताकि वो अपने जो मिनिमम एजेंडा है वो अचीव कर ले। वी डोंट नो, मगर हिल गया सारा, अमेरिका भी हिल गया, दुनिया भी हिल गई है। अच्छा, तो सिट साहब ये तो दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावेदार है ये मुल्क, और आपने बताया इसकी पावर के इन दो फैक्टर्स के अंदर थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए आगे बढ़ने का क्या मतलब है, और जवाब में 22 रियासतों का भी कोर्ट में जाना और चैलेंज करना इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, क्या अदालतें रस्ते में खड़ी होंगी? रुकावटें क्या आएंगी? वो शहरियत का हक हो या इमिग्रेंट्स के मामला? नहीं, देखिए, सवाए एक आध के जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है, बाकी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो ये वाला है फॉर एग्जांपल कि जी जो बंदा अमेरिका में पैदा होता है वो बाय बर्थ राइट उसकी सिटीजनशिप, इसके ऊपर तारीख के अंदर अमेरिका के अंदर काफ़ी डिबेट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बनाया गया था, क्योंकि एक वक्त था जबकि वो समय कहते थे कि जो ब्लैक्स हैं वो उनको ये नहीं मिलेगी, उनके ना बेटों को मिलेगी ना बच्चियों को मिलेगी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सबको मिली गई, फिर ये इंश्राइन हो गया है क्योंकि लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है जी, तो इसलिए वो उसके ऊपर चैलेंज हो गया है, वो ऑलरेडी चैलेंज हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ स्टेट्स ने चैलेंज किया है, उनके अटॉर्नी जनरल्स ने चैलेंज किया है, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट स्टेट्स ने भी किया है कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल 22 रियासतें। अब आप सोचिए, तो दिस मेरा ख्याल है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, आई थिंक ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो बड़ा फंडामेंटल है टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर अब बात ये है कि जुडिशरी भी वहाँ उन्होंने पैक की हुई है विद रिपब्लिकन जजेस, अब कैसे ये वर्कआउट करता है वी डोंट नो, इट्स अगेन ओपन क्वेश्चन। अच्छा, वो हल्ला साथ ही इस्टेब्लिशमेंट पर भी बोल रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बस करती है चीज़ वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और अगर अपनी इफ्तिताही स्पीच में ही वो इस्टेब्लिशमेंट को रेडिकल एंड करप्ट कहते हुए कहें कि हम आइंदा अपनी आज़ादी उनके पास रहन या गिरवी नहीं रखेंगे। मीनवाइल जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट एफ कैनेडी उनकी दस्तावेज़ात पब्लिक करने का हुक्म देना चाहे, 1992 में इस हवाले से एक ऑर्डर भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, इसका क्या मतलब है ललकार में? अगेन ये ऑब्वियसली कानून तो है अमेरिका में कि 25 साल या 50 साल डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो रिलीज़ कर देते हैं।
मगर इसने आते सार कुछ ऐसे पार्ट ऑफ द कैनेडी आर्काइव्स और जो असैसिनेशंस हुए उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पहले रिलीज हो गए, मगर वो डॉक्यूमेंट्स जो CIA के जो उनके हवाले से हैं वो उनमें से बहुत से नहीं रिलीज हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ये मैं उससे शॉर्ट साइन कर दिया ऑर्डर कि जी रिलीज करें। अब CIA को तो बात पसंद नहीं आएगी ये। आई थिंक इंटेलिजेंस एजेंसीज तो जो भी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनको बड़ा सेफ गार्ड करके रखते हैं बाद में भी। तो इसने आते सार जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू the assassination of John F. Kennedy, Martin Luther King and Robert Kennedy और कर दिया। और देखे ना उसने जो इशारा किया है, जिस पेन के साथ उसने साइन किया है ये ऑर्डर, हाँ रॉबर्ट एफ कैनेडी को दे दे, कहा कि उसके बेटे को दे दे, जूनियर को दे दे। और याद रहे जूनियर ने इल्ज़ाम भी लगाया था, उसका ये ख्याल है कि जॉन एफ कैनेडी को एक बंदे ने नहीं 2 बंदे मिले हुए थे, 2 बंदों ने की कंस्पिरेसी थी और उसका ये ख्याल है, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि CIA अमेरिकन CIA वाज इन्वॉल्व्ड। और इसी तरीके के साथ जब उसको पूछा गया कि भाई तुम्हारे वालिद साहब जो थे उनका भी जो असैसिनेशन हुआ उसमें भी तुम यू थिंक CIA वाज इन्वॉल्व्ड, तो उसका ये कहना आई डोंट नो फॉर श्योर बट मेरा ख्याल है कि उधर भी बिकॉज डोंट फॉरगेट कैनेडी ने शुरू में जब वो आया था तो कैनेडी ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन इख्तियार की थी अबाउट वॉर्स। अच्छा, वॉर्स के बारे में he was also anti the American influence outside creating new war situations। तो सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो तो वॉर्स के ऊपर जिंदा है। वॉर्स के ऊपर सारी रिसर्च टेक्नोलॉजी हो रही है ऑन वॉर लाइक वेपन्स, जहाँ से फिर उनकी कमर्शियल यूजेस निकलती हैं। ऑल दिस रॉकेटरी एंड एवरीथिंग एल्स eventually these are all research projects undertaken by the Pentagon and outsourced to private contractors। और उसमें से फिर private uses भी निकलती हैं of this new technology etc। तो इसलिए I think this is जैसे कहते हैं ना आते सार उसने एक शॉट फायर कर दिया as a warning shot to the establishment कि मैं आपके सीक्रेट्स जो हैं उसको भी नहीं प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इफेक्ट कर सकता है अमेरिका की? पिछला दौर तो इनका मुख्तलिफ था अब से। हाँ नहीं इतना नहीं था अग्रेसिव जितना अब वो अग्रेसिव हो गया है। बट क्योंकि उसको ये भी है ना कि देखिए आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हारा है जो बाइडेन के मुकाबिल जब इलेक्शन हारा था तो इसने जो ये May 9 कर दिया था वहाँ अटैक कर दिया था 6 जनवरी इसने वो करवा दिया था। ठीक है, इनका इसकी आ जाओ अटैक कर दो, ठीक है, कैपिटल हिल। हाँ, और उस वक्त इसने अपने मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ को कहा था कि आप सेट द ट्रूप्स आउट, उसने इनकार कर दिया था। तो उसका नाम भी है हिट लिस्ट के ऊपर। अच्छा, हाँ वो फायर कर दिया है। मार्क मिली की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ उसको फायर कर दिया आते सार करके। तो अब बात ये है कि एक तरफ ये किया है, दूसरी तरफ वो जो लोग थे जिनको सजाएं हुई थी सबको पार्डन कर दिया। हाँ सब